तो बड़ा मुकाबला और जिस प्रकार जानकारी प्राप्त हुई है कि इस बार लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने भी काफी अच्छी सहभागिता निभाई। बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर इस भीषण गर्मी में मतदान में हिस्सा लिया और पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अधिक चर्चा करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं रितेश मोहरे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, नितेश वर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, और नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नागेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार ये चुनाव माना जा सकता है लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, किस प्रकार देखते हैं आप पांचों राज्यों के इन चुनावों को, और साथ ही साथ किस राज्य का चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला है? चलिए लौटेंगे मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं बड़ी खबर का। और आपको बता दें, बंगाल के भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे, सुबह से आगे चल रहे शुवेंदु अधिकारी, तो नंदीग्राम से आगे चल रहे शुवेंदु अधिकारी एक बार फिर 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए। पानीहाटी से आरजी कर रेप विक्टिम की मां को बढ़त, बंगाल के भवानीपुर से ममता बनर्जी बढ़त बनाते हुए। आज नहीं आएगी। हम लोग उल्टा पूछ सकते हैं कि आप इतना माँ माटी मानुष के पार्टी होके, अनुव्रत मंडल जो कि एक पुलिस ऑफिसर की बीवी को रेप की हुमकी दिया था, गंदे गंदे गालियां दिया था, उसके लिए आपने क्या किया? ममता बनर्जी उसको प्रमोशन दे दिया, ममता बनर्जी ने उनका सिक्योरिटी बढ़ा दिया, ममता बनर्जी खुद उसके साथ, उसको साथ में लेके वो पदयात्रा में निकली। तो तृणमूल हमें लड़कियों के ऊपर कुशासन या जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है लड़कियों के ऊपर, खास करके सुरक्षा बोलिए या लड़कियों के ऊपर जो छेड़छाड़ की घटना बोलिए, इस पे हमें लेक्चर नहीं दे। दीदी, जैसे नारी सुरक्षा का बात कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस फिर से ट्विटर में एक पोस्ट डाला है। 4 साल की लड़की पुणे महाराष्ट्र में रेप किया गया है, ये आरोप लेके उन्होंने ट्विटर अकाउंट में पोस्ट किया है। इस विषय में आपको क्या बोलना है? उनको महाराष्ट्र जाने की क्या जरूरत है? वो तो रीजनल पार्टी है ना। उनको बोलिए ना, 2 दिन पहले कोलकाता पोर्ट विधानसभा में एक बच्ची, वो माइनर है, उसका नाम नहीं ले सकती, एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली बच्ची, उसके साथ जो घटना घटी है, तृणमूल उसके पास क्यों नहीं खड़ा हुआ? वहां पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है राकेश सिंह, वो बच्ची को लेके वो दर दर जा रहे हैं कि बच्ची को न्याय मिले। वो महाराष्ट्र, कभी गुजरात, कभी राजस्थान, कभी यूपी भारत भ्रमण नहीं करके उनको बोलिए पश्चिम बंगाल में जो माइनर्स का, जिसके ऊपर बलात्कार हुआ था, हांसखाली की बच्ची, उसको न्याय मिला है क्या? उसको रातों रात उसका डेड बॉडी जला दिया गया था। ममता बनर्जी उसका कैरेक्टर असैसिन करके पूछा था कि उसका अफेयर है, वो ड्रंक है, वो प्रेग्नेंट थी, ऐसे करके। तो तृणमूल ये ज्ञान नहीं दे, अच्छा है। लास्ट प्रश्न दीदी, ट्रेंड जिस हिसाब से चल रहा है, भाजपा लीड में है, और क्या बोलना चाहती है पार्टी वर्कर लोग को, क्या मैसेज देना चाहती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे जो कार्यकर्ता है, जो लगातार पिछले 1 साल से पार्टी को जिताने का काम जुट है। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। रितेश मोहरे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश वर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ, और इसके साथ ही नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नागेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार हम चर्चा भी कर रहे थे कि लोकतंत्र का महापर्व लगातार जारी है, भीषण गर्मी, और जिसमें महिलाओं ने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है मतदान देने के मामले में, और क्या लगता है आपको, जिस प्रकार 5 राज्यों के चुनाव आज नतीजे हमारे सामने होंगे, किस राज्य का चुनाव का जो परिणाम होगा वो आगामी लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाए, सबसे ज्यादा प्रभाव आगामी लोकसभा चुनाव पर डालेगा? चलिए एक बार फिर रुख करते हैं। रितेश मोहरे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। और जिस प्रकार हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार चुनाव के दौरान देखने को मिला, बंगाल की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, और काफ़ी ज़्यादा रैलियां की गई, काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया, कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी देखने को मिली, और जिस प्रकार उम्मीद जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार फायदा हो सकता है, वैसे ही कुछ दृश्य शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल से सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरे साथी पैनलिस्ट और नागेंद्र को नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं, ये जो 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आने वाला है, बहुत ही प्रभावशाली और लोकतंत्र का जो महापर्व है, इसका रिजल्ट है। और हम भारतीय जनता पार्टी असम, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी में और तमिलनाडु में
मैं बताना चाहता हूँ यहाँ हम सरकार बनाते दिख रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में भी अलायंस है और पांडिचेरी में स्पष्ट हमारा बहुमत आएगा, और पश्चिम बंगाल तो इतिहास लिखा जाएगा आज स्वर्ण अक्षरों में, जहां पर 35 साल लेफ्ट ने राज किया और उसके बाद ममता दीदी पर वहां की जनता ने भरोसा किया, लेकिन उन्होंने भी वो लेफ्ट की कारनामे किए। वहां के जनता जो है इतनी त्रस्त हो गई कि आज वो वहां पर देखें कि 90% से अधिक वोटिंग हुआ। इसका परिणाम सीधा सीधा है, अभी जो रुझान आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ और सभी चैनलों के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने और पश्चिम बंगाल की जनता ने भरोसा जता रहे हैं। और आप देखेंगे कि दोपहर तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार स्पष्ट रूप से नजर आएगी। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल की जनता के लिए रहेगा, और वहां के जो आसपास के जो बॉर्डर्स लगते हैं जहां से बड़ी संख्या में घुसपैठ होती है, उस पर रोक लगाने के लिए माननीय अमित शाह जी ने भी अपने रैलियों में कहा था। मुझे लगता है कि एक पश्चिम बंगाल जो एक कनेक्शन जो है भारत की एक जनता से कटते जा रहा था, वो वापस पश्चिम बंगाल अपनी विरासत को आएगा, और वहां की जनता, वहां के लोगों को रोजगार मिलने का भी काम होगा। ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शुभ समाचार आज प्राप्त होने वाला है। नितेश जी, सुना होगा आपने रितेश जी की बात को, और जिस प्रकार उन्होंने जो लगातार घुसपैठियों का मुद्दा देश में चर्चा का विषय बना हुआ है उसके बारे में बात की। बिहार चुनाव में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी, और लगातार ये मुद्दा पश्चिम बंगाल की बात की जाए या अन्य राज्यों की बात की जाए वहां पर उठाया जा रहा है। और इसकी जिम्मेदार आखिर कौन है? लगातार कांग्रेस पार्टी पर, क्षेत्रीय दलों पर इसको लेकर जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वॉइस अनम्यूट कर लीजिए नितेश जी। आपके जी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। अभी 5 राज्यों के चुनाव का शुरुआती रुझान आना चालू हुआ है। अभी से ये कह देना कि सरकार किसकी बन रही है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो रुझान आ रहे हैं उसको अभी से चुनाव परिणाम कह देना ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। दूसरी बात, अभी सिर्फ 10 बजे हैं, अभी 12 बजे तक हमें वेट करना चाहिए कि किसकी सरकार बनती है, क्या बनता है ये। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से मतलब बंगाल में चुनाव लड़ा गया और जो रुझान जो दिख रहे हैं, हमारे भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ये जो बंगाल की डेमोग्राफी है और जो रुझान दिख रहे हैं, ये जो भाजपा के जो रुझान जो बढ़ते दिख रहे हैं, ये तर्कसंगत ही नहीं लगते। वहां पर जो 294 सीट है, वहां पर 112 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक हैं। और यदि 145 सीटें भाजपा ले जाती है तो ये तर्कसंगत ही नहीं लगती। तो ये या तो जनादेश है या चलिए, रोकना चाहेंगे और रुक करते हैं बड़ी खबर का, जहां तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु से विजय थलापति की टीवी के बनी सबसे बड़ी पार्टी। करीब 100 सीटों पर आगे चल रही टीवी के एक बड़ा परिवर्तन यहां पर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में होने जा रहा है। तो यहां पर बहुमत का आंकड़ा पार होते हुए तीसरे नंबर पर खिसकी डीएमके। और आपको बता दें, तमिलनाडु की सियासत में इस साल का या कह लीजिए इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर, विजय थलापति की टीवी के बनी सबसे बड़ी पार्टी। करीब 100 सीटों पर आगे चल रही टीवी के। तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर, अभिनेता से नेता बने विजय थलापति को जनता का समर्थन मिलते हुए टीवी के बनी है सबसे बड़ी पार्टी। एक बड़ी उपलब्धि यहां पर विजय के लिए। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितेश जी, आपसे हम चर्चा कर रहे थे, जिस प्रकार आप बता रहे थे कि लगातार जिस तरह से रुझान अभी सामने आ रहे हैं, जिन सीटों पर अल्पसंख्यक वोटर्स हैं, अल्पसंख्यक जनता है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखना कहीं ना कहीं शक का विषय है। क्या आप एक बार फिर उस ओर इशारा कर रहे हैं जिस प्रकार राहुल गांधी द्वारा पहले भी कई बार आरोप लगाए जा चुके हैं वोट चोरी के और फर्जी मतगणना के? कि जो लगातार एसआईआर के माध्यम से जो वोटों के जो डिडक्शन हुए गए, वो कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि पिछले बार उन्हीं 112 सीटों में 106 टीएमसी जीती, और वहां पर 5 सीट बीजेपी को आती है, 1 सीट अन्य को जाती है। अब उन्हीं सीटों में आपको मैं उदाहरण के लिए 1-2 सीटों को उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा। 1-2 सीटें आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा। जैसे कि एक सीट है फतेहग्राम, जो
लगभग 12,400 सीटों का अंतर था, वहां पर 26,000 एसआईआर में नाम काट दिए गए। वैसे ही एक सीट है नाकासीपाड़ा करके एक सीट है, वहां पर 21,400 सीटों के अंतर से जीती गई थी, वहां 21,000 एसआईआर में नाम कट गए। ऐसी कई सारी सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से जीती गई थी, वहां पर एसआईआर के माध्यम से वहां पर नाम काट दिए गए। यदि अब उन सीटों को अगर हम अंतराल को समझें, तो वैसी सीटें जहां पर बहुत कम मार्जिन से जीती गई थी टीएमसी द्वारा, वहां पर एसआईआर के माध्यम से यदि नाम काट दिए जाते हैं, तो स्वाभाविक से शंका की दृष्टि से देखा जा सकता है कि उन सीटों पर भाजपा का जीतना लाजमी नजर आता है। तो यहाँ पर जनादेश आ रहा है कि ज्ञानादेश आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल रितेश जी, सुना होगा आपने नीतीश जी की बात को, और इसी प्रकार लगातार कांग्रेस पार्टी अनेक मंचों से कई बार वोट चोरी के आरोप लगा चुकी है और अब लगातार एसआईआर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, ये तो वही कहावत हो गई कि जब लोमड़ी को जब अंगूर मिलते नहीं तो अंगूर खट्टे हो वाली कहानी जो है यहाँ पर नजर आती है। राहुल गांधी जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार और उनके लगातार अत्याचार के कारण भारतीय जनता पार्टी वहां बढ़त बना रही है। इनके नेता स्वयं मान गए हैं। और दूसरी बात, इनके साथ के जो इंडिया अलायंस के जो नेता थे, वो लोकसभा में वो कह चुके हैं कि वोट चोरी जैसी नहीं होती। इनकी सुप्रिया जो उनकी जो नेता राकांपा की, वो भी कह चुकी है कि मैं उसी लोकसभा से चुन कर आई हूँ जहां पर मैं ईवीएम से चुनाव जीत गई। तो ये रोना फिर से क्यों? ईवीएम और वोट चोरी और एसआईआर तो हर 20 साल में होता है। इस बार मुझे लगता है एसआईआर का बहुत कड़ाई से पालन इलेक्शन कमीशन ने किया। जिनका फर्जी वोटर में नाम था, उनको काटने का काम ईसी ने किया, न कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्योंकि ईसी जो है एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है, नीतीश जी को मालूम नहीं है। और दूसरी बात, ये जो सीटों की बात कर रहे हैं, 112 सीटों में लगा था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गुजरात एक सबसे बड़ा मॉडल है। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के पहले जो वहां पर सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो वहां पर भी जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहां उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया था। आज गुजरात की स्थिति देख ले, आज वही स्थिति आज पश्चिम बंगाल में होने वाली है। क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि मुस्लिम जो समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी को अभी वोट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि आज देश की परिस्थिति बदली है। उत्तर प्रदेश से सब जगह जहां पर विकास की बातें हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, वहां पर कांग्रेस आज वही पुराने धर्रे में बात कर रही है। मुझे लगता है ये हास्यास्पद विषय और ऐसा बयान है जहां पर लोकतंत्र में लोगों ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वोट डाला। इनके खुद अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के बड़े नेता है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने कल वक्तव्य उनका देखा मैंने कि पहली बार पश्चिम बंगाल के अंदर में 90% से ज्यादा वोट हुआ। इसलिए क्योंकि वहां पर सीआरपी के जवान थे, लोगों ने भीड़ में, आपने देखा, आपने टीवी चैनल के माध्यम से भी देखा। मुझे लगता है कि नीतीश जी जो है बात कर रहे हैं, मुझे हवा हवाई है। इनको कुछ ऐसी बातें, क्योंकि इनके पास जो सीटें आ नहीं रही पश्चिम बंगाल में, इस प्रकार से बातें कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस जो है ग्राउंड लेवल पे जो काम नहीं की। भारतीय जनता पार्टी में आपको बता देना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल और असम में जहां भी राज्य में जहां चुनाव वाले विषय आते हैं, 1 साल 2 साल पहले तैयारी करती, बूथ लेवल का मैनेजमेंट हमारा तगड़ा होता है। तो इसी कारण आज जो है जो बढ़त जो दिख रही है, ये मेहनत का परिणाम है, कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। दूसरा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लगातार सरकार जो है विकास कर रही है, इसका परिणाम है। लोगों ने भरोसा जताया, क्योंकि बहुत सारे टीवी जब रात के में 1 बजे तक बैठा था, लोगों के द्वारा सुना गया कि यहाँ परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन आम जनता कह रही है, ये हम नहीं कह रहे। ये तो टीवी चैनल और आम जनता के भरोसे का जीत होने वाली है। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र में इस प्रकार की जो मतगणना हुई है, सबसे बड़ी एक ऐतिहासिक विषय है। इसको लेकर कांग्रेस जो है, मुझे लगता है कि कुछ भी उलझुल बातें करती है, ये हास्यास्पद विषय हो सकता है। जी बिल्कुल, नीतीश जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं बड़ी खबर का। और आपको बता दें, केरलम से इस वक्त की बड़ी खबर, लोकतंत्र का महापर्व जारी और केरल से बड़ी खबर, सीएम पिनराई विजयन चल रहे हैं पीछे। धर्मदास सीट पर पीछे चल रहे विजयन। और आपको बता दें, कांग्रेस के अब्दुल रशीद ने बनाई बढ़त। कांग्रेस पार्टी के अब्दुल रशीद बेहतर प्रदर्शन करते हुए। केरलम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर खुद सीएम पिनराई विजयन अपनी सीट से पीछे चलते हुए। जी चलिए, एक बार फिर रुख करते हैं मेहमानों का। नीतीश जी, आपसे संक्षिप्त में उत्तर एक्सपेक्ट करूंगा, उसके बाद हम रुख करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश जी अपना उत्तर दें आप।
देखिए, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक किशनगंज में चुनाव हुआ था बिहार में, जिसमें 70% आबादी मुस्लिम की थी। अब बीजेपी चूंकि एक प्रो हिंदू पार्टी है, वहां पर शहनवाज हुसैन जी चुनाव लड़े थे, वो जीत गए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर एनसीपी भी चुनाव लड़ गई थी, तो मुसलमान वोटों का दो भाग हो गया था। तो आपका ये कहना कि मुसलमान जगह से आप बीजेपी वोट वोट पा करके जीत जाए, तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। डेमोग्राफिकली भी ये सत्यता ही नहीं है इस बात की, क्योंकि आप खुद ही 100 नंबर के पेपर में आप 30 नंबर छोड़ करके चुनाव लड़ रहे हैं, और आप कहते हैं कि 70 नंबर में आप 60 नंबर पा जाएंगे, तो ये अपने आप में ही हास्यास्पद है। आप 30 नंबर या 40 नंबर पा जाए, समझ में आती है बात। आप मुझे बताइए, आपके पास संसाधन, आपके पास क्या बोलते हैं, सारी एजेंसी आपके पास, यदि ऐसा नहीं होता तो आईपैक के निदेशक को आप चुनाव से पहले कैसे गिरफ्तार कर लिए? और ईडी ने पहली बार कोर्ट से आईपैक निदेशक को, जब जमानत हुई चुनाव खत्म होने के बाद, पहली बार किसी को ईडी जमानत हुई तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लिया। नहीं तो जब भी किसी को जमानत होती है तो ईडी हमेशा ऑब्जेक्शन उठाती है। ये पहली बार हुआ है कि ईडी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ऐसा क्यों हुआ बताइए, ये बता दीजिए। पहली बार हुआ है कि ईडी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। यहाँ बात पांच रितेश जी, राज्यों की नितेश जी, चुनाव मैं की लौटूंगा बात आपके चल रही पास, है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। 5 राज्यों का चुनाव मतगणना लगातार जारी है और माना जा रहा है यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा आगामी लोकसभा चुनाव का भी। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, घुसपैठियों का मुद्दा, क्या माना जाए कि विकास के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे इस चुनाव में कहीं छिप गए हैं? नागेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? जी थोड़ा सा। जी, बताएं। चलिए ठीक है, लौटूंगा मैं नागेंद्र जी आपके पास। रुख करते हैं, रितेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश जी, जिस प्रकार नीतीश जी द्वारा आरोप लगाए गए कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कई बार इस तरह के षड्यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके बाद उसे बढ़त मिलती है, उसके बाद जीत हासिल होती है, किस प्रकार देखते हैं आप उनके आरोपों को? देखिए, ये हास्यास्पद विषय है। आप मेरी मुस्कान समझ में आ रहे हैं। ये मैं अगर आप कहना चाहूँ, ये बेवकूफों बड़ा लहजा होता है कि अब कांग्रेस जब लगातार जब हारती है देश भर में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तो 100 से अधिक चुनाव हारने का बड़ा रिकॉर्ड है इस देश में होगा। उन्हें तो वर्ल्ड बुक गिनीज से उनको अवार्ड देना चाहिए। उनके प्रवक्ता भी इस प्रकार से प्रशिक्षित हो, किस प्रकार का बयान देते हैं, हास्यास्पद है। क्योंकि जहां लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार का जहां मतगणना होता है और जहां चुनाव होते हैं, जहां बढ़ चढ़ के वोटिंग हो रही है, जहां तमाम टीवी चैनल है, सोशल मीडिया का जमाना है, इस प्रकार का जो बयानबाजी होता है मुझे हास्यास्पद लगता है। ये सीधा सीधा जो कहते हैं, ये संविधान का नाम लेकर के जो देश को दिग्भ्रमित कर रहा था, ये संविधान लोकतंत्र का बड़ा अपमान है। यहाँ पर जहां नीतीश जी ने इस प्रकार की बातें कही है, मुझे लगता है जी कि देश की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता हो, उनसे माफी मांगने की आवश्यकता है। क्योंकि ये लोकतंत्र का त्योहार है, ये कोई लोकल बॉडी की नहीं है। जैसे इनके यूथ कांग्रेस एनएसयूआई में होता है ना कि फर्जी मतदान और फर्जी तरीके से उनके अध्यक्ष चुने जाते, ये लोकतंत्र के त्योहार में कहीं होता है। क्यों कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार बनी, क्यों उनके और भी जो है कर्नाटक में उनकी सरकार है, जहां ये लोकसभा में 100 से अधिक सीटें के आसपास इनके लोग हैं। मुझे लगता है कि जो रोना रोते हैं, रोने के बजाय ये जनता के बीच काम करेंगे, मुझे लगता है कि इनके भी पास अच्छे परिणाम आ सकते हैं। इनको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत करती है, इसलिए अच्छा परिणाम आने मैं लौटूंगा रितेश जी। नीतीश जी, एक सवाल बड़ा इस चुनाव में भी लगातार चर्चा का विषय बना रहा है। एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा की गई थी। उसमें कांग्रेस पार्टी थी, उसमें ममता बनर्जी थी, उसमें लालू प्रसाद थे और तमाम बड़े नेता थे। मजबूती से लोकसभा चुनाव जब लड़ा गया और बेहतर प्रदर्शन भी कांग्रेस पार्टी ने करा, 99 के करीब सीटें आई, नेता प्रतिपक्ष भी राहुल गांधी बने, लेकिन वो जो गठबंधन बना उसकी मजबूती आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को क्यों नहीं मिली? विधानसभा की जहां तक बात है कि क्षेत्रीय समस्याएं अलग अलग रहती हैं, क्षेत्रीय समस्याओं में वहां पर की जो स्थानीय समस्याओं को देखते हुए कभी कभी सामंजस्य से बैठने में थोड़ी समस्या आ जाती है। तो सीटों के बंटवारे को लेकर के कभी तालमेल नहीं बैठ पाती है, तो वहां पर इंडिविजुअल लड़ना ही कई बार उचित माना जाता है। इसलिए कई कई बार अलग होकर के वहां पर चुनाव लड़ा भी जाता है, और वहां पर अलग लड़ने में मजबूती भी कई बार सामने आती है। इसलिए कभी कभी अलग लड़ना ही वहां पर उचित देखा जाता है।
रितेश जी, आपस में जब कांग्रेस पार्टी और अन्य उसके जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो अगर आपस में मुकाबला करेंगे तो आपको नहीं लगता कि आगामी लोकसभा चुनाव तक आते आते ये जो मजबूती एक गठबंधन के माध्यम से बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी? जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकता है, छिटक सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये वहाँ छिटक सकता है, क्योंकि स्थानीय यदि अब अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर यदि हम हतोत्साहित हो जाएंगे, यदि उनको मौका नहीं मिलेगा, उनके प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलेगा, तो उनके अंदर एक हतोत्साहित हो सकते हैं। उनको प्रतिनिधित्व का मौका मिले, उनको बराबरी का मौका मिले, इनके उनको मौका मिले, इस कारण उनको वहां पर चुनाव लड़ना भी चाहिए उनको, और उनको बराबरी का मौका मिले, और उनको जनता तक जाने का भी मौका मिले, और उनको जनता से अपने बात संवाद करने का मौका मिले। पार्टी की जो पद्धति है, और पार्टी की जो रूपरेखा है, और पार्टी की जो विचारधारा है, उसको जनता के बीच में बताए भी, और जनता से मिलने का भी मौका मिले। इसलिए भी वहां पर पार्टी लाइन की जो भी विचारधारा है उसको भी बताते हुए वहां पर आगे बढ़ने का मौका मिले। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर बार गठबंधन लोकल लेवल पर किया जाए। भाई, जिस समय लोकसभा की बात आए उस समय जो एक बड़ी शक्ति है उससे लड़ने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता भी पड़ती है। जिस समय स्थानीय चुनाव है उस समय वहां पर अलग अलग भी होकर के लड़ा जा सकता है। मैं वही बताना चाहता हूँ, नीतीश जी की बातों में ही उत्तर छुपा हुआ है। इन्होंने खुद स्वीकार किया कि स्थानीय मुद्दों को लेकर के यानी आपका सामंजस्य, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो या क्षेत्रीय दल जिनके साथ ये गठबंधन हुआ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश का वो चुनाव जहां पर राहुल गांधी जी ने समाजवादी पार्टी, बसपा और सब और भी अन्य जो दलों के साथ मिलकर के जो उन्होंने चुनाव पहला लड़ा था, मुझे आज भी याद है कि उनके भी कंफ्यूजन था कि हम किसे वोट दें, क्योंकि इनके क्षेत्र में एक मजबूत प्रत्याशी न उतारना और साथ में सामंजस्य न बैठना इनका सबसे बड़ा जो है अलगाव का कारण रहा। ये लगातार बैठ के और इंडी गठबंधन जो इन्होंने किया, इन्होंने देश में चुनाव लड़ने के लिए नहीं किया, केवल मोदी जी को हराने के लिए किया। आपने देखा जब जब ये मोदी जी को गाली देते हैं या मोदी जी के खिलाफ जब जाते हैं, मुझे लगता है देश की जनता इन्हें अच्छे से जवाब देती है अपने मतदान के माध्यम से। और अब पश्चिम बंगाल में भी देखा है कि उन्होंने मुद्दे की लड़ाई न लड़ करके केवल केवल भाजपा और माननीय मोदी जी को गाली देने का काम किया। मुझे लगता है कि देश की जनता समझती है यहाँ पर मुद्दे नहीं है, इनके पास कोई विकास के कोई मॉडल नहीं है, इसीलिए आज इनकी जो स्थिति है, आज इनसे अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को अन्य क्षेत्रीय दलों से सीखने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी स्थिति क्षेत्रीय दलों से भी बहुत ही कमजोर हुई है। क्योंकि 2014 के बाद से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार जो चुनाव हार हुए हैं, कांग्रेस के पार्टी के लगातार नेता भी खुद दबी आवाज में बिना सोशल मीडिया के भी कहने लगे कि हमें जो है अब इन लोगों से मुक्ति चाहिए। कांग्रेस को जो पुरानी जो अपनी रितेश जी, लौटूंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। नमस्कार है। तृणमूल कांग्रेस का जो रुचि है, तृणमूल कांग्रेस जैसे राजनीति को समझते हैं उसी भाषा से वो लोग बात करते हैं। लेकिन हम, मेरा पार्टी की तरफ से अगर कोई भी हम लोगों से चूक हो गया, कोई व्यक्तिगत स्तर पे कोई आक्रमण हो गया, बिलो द बेल्ट कोई हिट हो गया, तो इसके लिए पहले ही मैंने चुनाव खत्म होने का साथ साथ ही पूरा पार्टी के ओर से सारे कार्यकर्ता यहाँ से हमने माफी मांग लिया। आज भी माफी चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छी बात जो इस बार कवर करते हैं या आम पब्लिक सभी लोग कि शांतिपूर्वक चुनाव, मतलब बंगाल में ऐसा हमने कभी देखा नहीं। स्वतंत्रता के बाद ऐसे चुनाव कोई बंगाली देखा नहीं है। तो आज अंतिम घड़ी पे आ गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए, जो भी नतीजा है कम से कम भाई भाई का खून न पिए, यही हमारा एकमात्र इच्छा है। बंगाल को इस चुनावी संस्कृति से बाहर आना है। अगर बिहार, उत्तर प्रदेश में जो पहले चुनाव होता था वो लोग उससे बाहर चले आए, तो हम लोग क्यों कर नहीं सकते? यही है। महाजंगल राज की बात आपने कही थी कि यहाँ पर महाजंगल राज नहीं, जो हो गया सब छोड़ दीजिए। हाँ। वो तो समाप्त होके रहेगा। अच्छा, एक और अंतिम सवाल दूंगी, क्योंकि आज 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? अन्य राज्य भी आ रहे हैं, तमिलनाडु हो गया या फिर असम हो गया या फिर पुडुचेरी, सारा भारत मदीमय हो रहे हैं। भारत की राजनीति का परिभाषा प्रधानमंत्री जी बदल दिया है। टुडेज रिलीजन इज डेमोक्रेसी एंड टुडेज पॉलिटिक्स इज डेवलपमेंट। इसी मंत्र को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो बुजुर्ग है उससे शुरू करके जो आज की पीढ़ी है, सभी बात के ऊपर विश्वास करते हैं, और भारत की राजनीति इसी
तरफ धावित हो रहा है। एकदम अंतिम सवाल लूंगी, आपके जितने कार्यकर्ता हैं जो काउंट चलिए एक बार फिर रुख करते हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश जी आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं रुख करूंगा नितेश जी का। जी, मैं पहले वही कह रहा था कि आज देश में जो लोकतंत्र का विषय है, कांग्रेस हर बार जो है लोकतंत्र की जनता का अपमान करते हुए आई है। जब चुनाव में इनकी हार होती है या इनके चुनाव इनके विपरीत होता है तो ये ईवीएम का रोना, वोट चोरी का रोना, जबकि इलेक्शन कमीशन, देश में सुप्रीम कोर्ट है, ये जा करके चैलेंज नहीं करते। और मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ, ये बार बार राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि धांधली हो रही है, और वहीं पर जब इनके खिलाफ जब FIR होते हैं या फिर इनके खिलाफ जो पिटीशन होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चुपचाप से ये माफी भी मांगते हैं। आपने देखा कि इसी में भी उन्होंने वोट चोरी, जो वोट का जो था, उन्होंने ईवीएम के खिलाफ भी जो मामला था उसमें इन्होंने माफी मांगी। तो ये एक बड़ा माहौल बनाने का उदाहरण है। ये एक मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जो काम करती है, आज देश में जो विकास के मॉडल आज पूरा विश्व कह रहा है कि भारत जो है आज युद्ध के मामले में भी आज है इतना अच्छा इसका जो परिणाम है, ये एक बहुत ही सीखने लायक है। मुझे लगता है कि आज मोदी जी आज ग्लोबल लीडर के रूप में आज विराजमान हुए हैं, जिसको पश्चिम बंगाल हो चाहे असम हो या जहां भी हमारी सरकार बन रही है या सरकार है, ये बहुत बड़ा विषय है। जी बिल्कुल नितेश जी, मोदी जी ग्लोबल लीडर के रूप में लगातार अपनी एक पहचान बना रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा विपक्षी दल उनको गालियां देते हैं और बड़े नेताओं को गालियां देते हैं, उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही होता है। मोदी जी ग्लोबल लीडर के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, जो ट्रम्प के कहने से सस्ता तेल रूस से लेना छोड़ देते हैं। जो ईरान जब उनको रुपए में तेल दे रहा है तो उसको नहीं लेंगे। अब सुनिए सुनिए, आपके जैसे अभी जो है देखिए तकलीफ तो यही है ना कि सच सुनने की ताकत नहीं है। झूठ बोलना कैसे रूस से लेंगे नहीं, रुपए में जब ईरान तेल देगा तो लेंगे नहीं। तकलीफ तो यही है ना, 10 रुपए का झाल मुड़ी खाएंगे, गंगा साफ करेंगे नहीं, और गंगा साफ करेंगे नहीं और गंगा में जाके फोटो खिंचवाएंगे, और एक फोटो खिंचवाने के लिए 10 गरीबों पे रखेंगे। अरे भाई आप ट्रम्प बताता है कि हम तुमको 20 दिन की मोहलत देते हैं, इससे तेल खरीद लो। मतलब राहुल गांधी को नितेश जी लगातार सोशल मीडिया पर भी यही सवाल विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा उठाया गया है, लगातार आरोप लगाए गए, आखिर मोदी जी ने झालमुड़ी खाई तो इससे विपक्ष को क्या दिक्कत है? तकलीफ ये है ना, झालमुड़ी खाई और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर 50% बढ़ा दिए। चुनाव खत्म हुआ 50% गैस सिलेंडर बढ़ा दिए। ढिंडोरा तो यही पीटा थे ना कि क्या बोलते हैं, हम विश्व गुरु हैं, हमारे हिसाब से हर चीज निर्णय होता है। ये वो देश है जिसमें अन्य देशों को मान रहा है, पूरा देश मान, पूरा विश्व मान रहा है। भारत आज लीड कर रहा है। आप ही मान रहे हैं, कांग्रेस की मानसिकता, इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए। बीमारू पार्टी हो गई है, हम नहीं मान रहे। ये आम जनता से पूछ लीजिए, यहाँ पर तो कैसे लोग आम जनता क्या बात करते हैं आप? इटली के प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे, सऊदी के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वी डोंट वांट और मिनिस्टर्स अरे भाई 220 से अधिक देश है। अगर हमारा मेजोरिटी 100 से अधिक है तो भारत वर्ल्ड ग्लोबल लीडर में एक बार सुनिए तो सही। रितेश जी सुनिए, आप नेपाल की बात कर रहे हैं। आप दोनों ही मेहमान को रोकना चाहेंगे और रुख करते हैं बड़ी खबर का। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ग्वालियर दौरा, जहां वे ऋषि गाला विश्वविद्यालय का भूमि पूजन कर रहे हैं। 55 बीघा जमीन पर 110 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। आयोजन में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। मौके पर जायजा लिया एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जी ने। नया सोपान जुड़ने जा रहा है ग्वालियर में ऋषि गालब विश्वविद्यालय का। यहाँ आज भूमि पूजन आप साफ देख सकते हैं जिस तरीके से ग्वालियर को गालब ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है। आप हमारे सामने देख रहे होंगे ऋषि गालब यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं साफ तौर पर जिस तरीके से शिक्षा का मापदंड और शिक्षा के बारे में ग्वालियर वैसे ही प्रसिद्ध है। और इसके साथ आज एक और नया अध्याय यहाँ जुड़ने जा रहा है। बहुत सारी यहाँ पर महिला है, प्रोफेसर हैं जो यहाँ पर आई हुई है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे देखते हैं ग्वालियर की इस ऋषि तपोभूमि को। आप कहाँ से आए हैं? आप
ये मध्य भारत शिक्षा समिति द्वारा संचालित विद्यालय है, सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय। वहाँ से ये समिति चूंकि हमारी एक ही है, हमारा एक नया और उपक्रम शुरू हो रहा है, ऋषि गालव विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। तो उसके लिए हम सबके स्वागत के लिए हमारी जो समिति का उद्देश्य है, सनातन से आधुनिक शिक्षा तक, ये हमारी समिति का उद्देश्य है कि बच्चों को सिखाना है और शून्य से शिखर तक, यानी हमारे यहाँ पीजी से पोस्ट ग्रेजुएट तक ये हमारे यहाँ पूरी कक्षा है, सभी विषय संचालित होते हैं। ये निश्चित तौर पर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। साफ तौर पर जिस तरीके से ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विंग है वो कर रही है, हमारे साथ और भी लोग हैं जो स्वयं सेवक अपने आप को कहते हैं और साथ में कहीं न कहीं पूरे शिक्षा का जो नया सोपान चुनने जा रहा है उनसे जाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे देखते हैं आज शिक्षा का नया सोपान मध्य प्रदेश के साथ ग्वालियर को मिलने जा रहा है? शिक्षा के साथ में अगर चरित्र का भी निर्माण हो तो शिक्षा सोपान है। आजकल बच्चा किताबी शिक्षा तो ले लेते हैं, पर चारित्रिक शिक्षा में कहीं ना कहीं हम लोग क्या समाज पूरा पिछड़ रहा है। यह विद्यालय की, यह समिति की यही उद्देश्य रहेगा, कैरेक्टर विद कैरियर। मैं इसका पूर्व छात्र हूँ, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से की है और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारा जो स्कूल था फिर कॉलेज और कॉलेज से आज विश्वविद्यालय बन रहा है। अति खुशी है मुझे इससे कि अब सीधे ऋषि गालव के पास चलते हैं। महाराज जी आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आज आपके नाम पे यहाँ पर एक विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है, कैसे देखते हैं? क्या विश्वविद्यालय आपके नाम पे ही खुलने जा रहा है? हाँ। बच्चे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। जब पढ़ेगा इंडिया तब आप देखो बाल गोपाल जी है, आप ये बच्चे हैं, बड़े होके कहीं ना कहीं इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। आज वो ये कहीं न कहीं एक कोशिश की जा रही है कि बेहतर ग्वालियर को बहुत कुछ दिया जाए। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ कुछ, ये देखिए ये पूरा प्रांगण है और ये आप आइए, क्या नाम है आपका? कौन सा पात्र आप रखे हुए हैं अभी? आदि शंकराचार्य। अच्छा, आदि शंकराचार्य। जय हो आपकी आदि शंकराचार्य जी। कैसे देखते हैं कब से तैयारी हो रही है? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ। बच्चे हैं छोटे छोटे, आप देखें किस तरीके से आदि शंकराचार्य हैं, ऋषि गालव हैं और ये उनके शायद ये शिष्य रहे हैं। जो भाई क्या नाम है आपका? अंशुमन नाम है। आज ये छात्र के भेद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे, बिल्कुल पूर्णतः अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई बेटा क्या लिख रहे हो? अच्छा, ये टीचर है। एक जो इस कॉलेज की यूनिवर्सिटी की परंपरा होगी वो ऋषि गालव के नाम से विश्वविद्यालय है और साथ में जो पहले सनातन से लेकर आधुनिक शिक्षा कैसे ली जाए इस पर फोकस किया गया है और बिल्कुल केजी से लेकर और पीजी तक ये यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। कहीं के साफ तौर पर ये ग्वालियर को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान। तो लोकतंत्र के महापर्व पे लगातार हम चर्चा कर रहे थे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। लगातार एक बार फिर उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नागेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और जिस प्रकार हम लगातार खास मेहमानों से चर्चा कर रहे थे कि ये काफी ज्यादा डिसाइडिंग चुनाव होने वाला है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, क्या लगता है आपको, किस प्रकार देखते हैं आप इन राज्यों के चुनावों को? देखिए, ये चुनाव जो है वो आने वाले समय की एक तरीके से कहिए परिवर्तन की झांकी सी नजर आ रही है। लोगों ने लोकतंत्र में अपने भूमिका को स्पष्ट पहचान लिया है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि पूरे 5 राज्य के चुनाव में स्पष्ट जो बहुमत है वो एक तरीके से जो वर्तमान सरकार है उसके कुशासन के खिलाफ, खासतौर पे आप देखिए तो तमिलनाडु, केरला, ये 2 में तो स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। साथ ही आप वेस्ट बंगाल के परिदृश्य में देखिए तो वहां भी यही झांकी नजर आ रही है कि वहां एक लंबे समय से लोग जो थे एक घोषित रूप से टेरर राज्य जैसा महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि सरकार जो थी वो बेहतर बहुत सारे काम तो दावे कर रही थी कि कर पा रही है, लेकिन वो केंद्र की बहुत सारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ जमीनी स्तर पे नजर नहीं आ रहा था और संभवतः जनता इससे बहुत प्रभावित थी। और इस चुनाव में जो आर्म फोर्सेस की उपस्थिति वहां पर नजर आई, उसने लोगों का मनोबल बढ़ाया कि वो निष्पक्ष चुनाव में अपना हिस्सा बता सकते हैं और उन्होंने बढ़ चढ़ के वोट दिया। दूसरा, SIR पे हमेशा सवाल उठते थे कि इसका औचित्य क्या है, लेकिन इस चुनाव में साफ नजर आया कि ऐसे बहुत सारे जो वोट के परसेंटेज बढ़े
तो इसमें साफ ये दिखा कि SIR का परिणाम ये दिखा कि लोगों ने अपने वोट की कीमत पहचानी और दूसरे जो ऐसे वोट थे जो गलत तरीके से दे दिए जाते थे वो उनकी घटत होने का भी असर साफ नजर आ रहा है इस चुनाव में। दूसरी बात हम कह पा रहे हैं कि विकास की जो बात वेस्ट बंगाल में लंबे समय से कही जा रही थी, पर उसका होता परिणाम उल्टा था। 18 सालों से भी ज्यादा समय हो गया था, वहाँ उद्योग धंधे जो थे वो धीरे धीरे सिमट रहे थे। उद्योग जो है वो नए लगने की तो बात छोड़िए, पुराने जो थे वो बंद होते नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ ये कहा जाता था कि आम आदमी की रोजी रोटी की बहुत बड़ी समस्या है। तो आप एक तरीके से देखिए तो वहाँ विकास के जो मानक जो हैं उससे हट के काम हो रहा था और लोगों को वही पुराने जमाने के बेसिक नीड्स पे रोटी कपड़ा मकान तक सीमित कर दिया गया था। जबकि आज का युवा जो है वो चाहता है बहुत ही ज्यादा विकास, उसको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, जीवन स्तर जो है वो बहुत ही ऊंचा चाहिए, बेहतर अवसर तलाशना चाहता है वो अपने जीवन में। वो उन सब चीजों का अभाव जो था वो नजर आ रहा था। हम कहें बंगाल में लोग जो है संस्कृति से जुड़े होते हैं, लेकिन वहाँ उस चीज को भी हमने महसूस किया कि इस चुनाव में साफ दिख रहा है लोग अपने संस्कृति के आधार पे भी देख पा रहे थे कि थोड़ा सा कुछ बदलाव आता चला जा रहा है और बंगाल जो अपनी पहचान खो रहा है उसको फिर से बरकरार करने की दिशा में भी आप कह सकते हैं कि आमजन ने बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लिया। और एक बार ऐसी चीजें जिसको हालांकि बार बार ये एलिगेशन लगाया जाता है कि ध्रुवीकरण की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर डेमोग्राफी में जो चेंज हुआ था वो लोगों को नागवार गुजर रहा था। संभवतः वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा था। और दूसरा, राजनीतिक दल विशेष के जो कार्यकर्ता है वो एक तरीके से उच्छृंखल व्यवहार जो था वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि कहीं पर ऐसा लगता था कि प्रशासन भी उनके सामने असहाय है और वो एक पैरेलल स्थिति में पूरा सब सिस्टम को कंट्रोल कर ले। बिल्कुल नागेंद्र जी, इस समय बाध्यता के चलते इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। रितेश जी आपका भी और नितेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।